10th class, let's begin with the poem number 10, The Tale of Custard the Dragon. Now let's try to understand the title, what it is justifying. Now, tale means a short story. Here in this poem, we will talk about a dragon whose name is Custard. उसके ऊपर एक छोटी सी story है, which is written by Ogden Nash. Now we'll have an introduction about the poet first. Frederick Ogden Nash was an American poet, was famous for his light verse. He was known as the producer of humorous poetry. He received Sarah Joseph Hale Award in 1964. Frederick Ogden Nash एक अमेरिकन पोएट थे जो कि अपने लाइट वर्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे. उन्होंने बहुत सारी ह्यूमरस पोएट्री लिखी है जिनके लिए वो जाने जाते हैं और उन्हें एक सारा जोसेफ हेल अवार्ड मिला था 1964 में. Now we'll have the introduction of the lesson. Ogden Nash has written a poem about a little girl Belinda who owns many pets. यहाँ पर ऑग्डन नाश ने एक पोएम लिखी है एक छोटी सी लड़की बेलिंडा के बारे में जिसके बहुत सारे पैट्स हैं जिनके नेम्स यहाँ पे गिवन है. जैसे कि एक ब्लैक किटन है, उसका नाम इंक दे रखा है. एक ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक दे रखा है. एक येलो डॉग है जिसे मस्टर्ड बोला जाता है. और एक ड्रैगन है, कावर्ड ड्रैगन, बहुत डरपोक जिसे बोला गया, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी है, उसको कस्टर्ड नाम दिया गया. The poet has described every character to be brave except the dragon who is a coward. पोएट ने सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही ब्रेव माना है, लेकिन सिर्फ एक ड्रैगन है जिसे यहाँ पर डरपोक बोला गया है. बट द होल सिचुएशन चेंजेस व्हेन अ पायरेट अटैक्ड बेलिंडाज हाउस. और एक दिन क्या होता है, एक पायरेट, एक समुद्री डाकू उसके घर पर अटैक करता है, बेलिंडा के घर पर. और तब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि तब no one else had the guts to face him. It was the dragon that killed the pirate. All the characters are happy because they are saved by the dragon, but quickly changed their thoughts and described themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. अब जैसे ही वो अटैक करता है पैरेट, तो जो ड्रैगन है वो जाकर बेलिंडा को बचाता है क्योंकि वो पैरेट को किल मार देता है. और बाकी जितने भी जानवर एनिमल्स थे उनमें इतना गट्स नहीं था. तो यहाँ पे जैसे ही ड्रैगन उसको मारता है तो सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा जो है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब बच चुके हैं. लेकिन फिर अचानक से वो लोग अपनी थॉट को चेंज कर लेते हैं और अगेन अपने आप को ही पावरफुल कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग ड्रैगन्स पावर. ओके, कैसे इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं फिर हम इस पर बात करेंगे. क्लास स्टैंजा 1 सेज, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. यहाँ पे जो बेलिंडा है वो एक छोटे से व्हाइट कलर के घर में रहती है जिसके पास उसके घर में उसकी एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है और एक येलो कलर का डॉग है और एक छोटी सी रेड वैगन है. क्लास वैगन मींस एक व्हीकल, छोटी सी व्हीकल जिसमें आप कुछ सामान या कुछ चीज इधर से उधर ले जाते हो. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि उस बेलिंडा के साथ कौन कौन रहता है और सच में एंड रियल में एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी उसके साथ रहता है. Now class, here you can see realio, trulio. Realio means real, trulio means true. Here the poet uses the poetic license because यहाँ पर poet ने poetic license का इस्तेमाल करके real की spelling को realio बना दिया और true की spelling को trulio बना दिया. Okay. Now we talk about the poetic devices. As I have told you, the लास्ट पोएटिक डिवाइसेस यू कैन सी पोएटिक लाइसेंस जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था. ठीक है, यहाँ पे रियल और ट्रू को स्पेलिंग चेंज करती है जस्ट टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट. Rhyming scheme is AABB. Whole paragraphs are on the same rhyming scheme, which is AABB. Okay, repetition is there. Little word काफी बार repeat हो रहा है. Oxymoron poetic devices also there. जब हम दो opposite चीजों को साथ में लिखते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जिसके साथ हम एक ऐसा अलग एडजेक्टिव लगा लें जो उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता. जैसे कि ड्रैगन कभी कोई पालता नहीं है ड्रैगन को, है ना. एक तो वी हैव नेवर सीन ड्रैगन, बट जिस तरीके की हमने पर्सनालिटी ड्रैगन के बारे में सुना है वो कभी भी पैट नहीं हो सकता. ही सीम्स टू बी वेरी डेंजरस. ओके, बट यहाँ पर पेट ड्रैगन लिया गया. दैट मीन्स ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड हियर. एनाफोरा इज देयर बिकॉज आपके एंड अ लिटिल एंड अ रियली एंड ए बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है ना कंसेक्यूटिव लाइंस. रिफ्रेन यहाँ पर यूज किया गया है. सेंटेंस बहुत रिपीटेड है. एंड रियली और ट्रूली जो सेंटेंस है वो रिपीट हो रहा है.
Okay, poetic license we have discussed already. Now let's go to the stanza number 2. Now the name of the little kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. Now in the stanza number 2, the poet is actually telling the name जो बेलिंडा ने अपने पास पैट्स रखे हुए हैं. उन्होंने अपनी छोटी सी ब्लैक किटन को नाम दे रखा है इंक, और अपने एक छोटे से ग्रे माउस को बोल रहा है ब्लिंक. यहाँ पे एक लिटिल येलो डॉग भी है जिसको वो मस्टर्ड बोलती है, और एक ड्रैगन है जो कि बहुत ही ज्यादा डरपोक है, उसने उसका नाम कस्टर्ड रखा हुआ है. ओके, now let's talk about the literary devices. Rhyming scheme, as I told you, is same, AABP. Simile यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि डॉग को कंपेयर किया गया है मस्टर्ड के साथ, एंड द लिटिल येलो डॉग जो कि येलो कलर का है और उसको मस्टर्ड के साथ कंपेयर कर दिया. एलिट्रेशन है, coward and custard are starts from the C sound. Anaphora is also there because two consecutive lines are starting with and the little gray and the little yellow. Okay, repetition of little word is there, so repetition literary devices is also available. Now let's talk about the stanza number 3. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really oh truly oh dragons on his toes. Now class, as you can see यहाँ पर dragon की personality को describe किया गया है. जो dragon है जिसका नाम है custard, उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं. उसके पूरी बॉडी के ऊपर एक स्पाइक्स है. स्पाइक्स मीन्स होता है थिन पॉइंटेड सर्फेस, एक पतला सा सर्फेस जो कि बहुत पॉइंटेड होता है, जैसे कि चुभना, कील की तरह चुभना. वैसे उसकी बॉडी के ऊपर वो एक पॉइंटेड स्पाइक्स है, और उसकी बॉडी के नीचे स्केल्स हैं. स्केल्स क्या होता है आपका, जो एक छोटी छोटी पतली पतली सी प्लेट्स होती है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि रेप्टाइल्स की बॉडी या फिश की बॉडीज को, लाइक एज यू हैव सीन ऑन द स्केल स्नेक. स्नेक की नीचे की बॉडी बिल्कुल उसमें स्केल होता है. So this is you can compare the dragon's body also. Mouth like a fireplace means जो ड्रैगन का माउथ है उसको फायरप्लेस बोला है, क्योंकि फायरप्लेस में हम लकड़ी जलाते हैं और आग वहां पे हमें मिलती है. वैसे ही ड्रैगन के माउथ में से भी बहुत ज्यादा आग निकलती है. उसकी नोज को चिमनी के साथ कंपेयर किया गया और बोला गया है कि रियलियो ट्रूलियो ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, यानी कि उसकी जो टोज है, उसकी जो पैरों की उंगलियां हैं, वो सच में बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो एक डैगर की तरह है. अब डैगर का मतलब होता है एक शार्प नाइफ की तरह. ठीक है, एक ऐसा चाकू जो बहुत तेज होता है, तो उसकी उंगलियों के नाखून भी बहुत ज्यादा तेज है. लिटरेरी डिवाइसेस में राइमिंग स्कीम इज सेम, AABB. ओके, सिमिली इज देयर बिकॉज ड्रैगन के माउथ को फायर बेस के साथ कंपेयर किया है. रिफ्रेन इज देयर. Class, refrain is what, where we repeating the sentence again and again, and a really or truly or we have repeated it. Metaphor is there, chimney for a nose. हमने nose को चिमने के साथ कंपेयर किया गया है. Nose is like a chimney. Class, now you can अंडरस्टैंड द सिमिली एंड मेटाफोर ना. देखो, दोनों में कंपेयर किया गया. सिमिली में ड्रैगन के माउथ को फायरप्लेस के साथ किया है, और मेटाफोर में भी कंपेयर किया गया नोज को चिमने के साथ. तो फिर हम दोनों को अलग अलग क्यों कह रहे हैं? हम दोनों को सिमिली बोल सकते हैं, दोनों को मेटाफोर बोल सकते हैं. यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम सेम चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो तो आपका सिमिली होता है, लेकिन जब हम दो अलग चीजों को किसी एक पर्टिकुलर रीजन के कारण हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं तो वो मेटाफोर है. जैसे कि अगर उसके मुंह से आग निकल रही है तो फायर प्लेस से भी आग निकल रही है, तो हम दोनों को सेम बोल सकते हैं. लेकिन चिमनी का काम कुछ और होता है, नोज का काम कुछ और होता है. लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रीजन से जब पोएट अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंगली उन दोनों को कंपेयर कर रहा है, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट बट ही इज मेकिंग इट वन. So this is what, this is metaphor. Now let's talk about the stanza 4. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a ridge, but Custard cried for a nice, safe cage. अब यहाँ पे बात बताई गई है कि बैरल का मीनिंग होता है ड्रम वैसे, बट द होल phrase you can say the barrel full of beers का मतलब होता है person who has no fears, who is very brave, जो बहुत brave होता है, जिसमें बिल्कुल डर नहीं होता है. तो बेलिंडा भी यहाँ पे बताया गया है कि बेलिंडा इतनी brave है कि उसको किसी चीज का डर नहीं है. जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर हैं कि वो एक लायन को भी चेस कर सकते हैं, पूरी सीढ़ियों तक उसके पीछे पीछे भाग सकते हैं. वो इतने ज्यादा ब्रेव है. मस्टर्ड का बताया गया है जो डॉग है उनका, वो इतना ब्रेव है कि वो एक टाइगर की गुस्से के जैसे उसको गुस्सा आता है. ओके, उसका वो इतना बहादुर है कि वो जैसे टाइगर गुस्से में रहता है ना, वैसे ही वो भी रहता है. बट कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस, बट कस्टर्ड को कावर्ड क्यों बोला गया यहाँ पे? लेकिन कस्टर्ड ही एक ऐसा है जो कि अपनी सेफ
पिंजरे में जाना चाहता है, हमेशा से सेफ जगह पे रहना चाहता है. ही इज नॉट एट ऑल ब्रेव. ओके, रेज मतलब होता है क्लास, रेज मतलब होता है आपका एंगर, गुस्सा. लिटरेरी डिवाइसेस इफ विल टॉक अबाउट, राइमिंग स्कीम इज सेम, अलिटरेशन इज देयर, बी साउंड बहुत रिपीट हो रहा है आपका, बैरल, ब्रेव, okay, beers, b sound is repeating, so alliteration. Simile is also there, Belinda's bravery is compared to that of barrel full of beers. ठीक है, यहाँ पे और सिमिली में और मस्टर्स की ब्रेवरी को भी कंपेयर किया गया एंग्री टाइगर के साथ. Assonance is there, vowel sound a is very prominent in this line. As you can see, Belinda was as brave as a barrel full of beer. So a sound बहुत आ रहा है, so this is assonance. Now let's talk about the stanza 5. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely call him Percival. They all sat laughing in the little red wagon, and the really truly cowardly dragon. Now class, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो वैगन है, इस वैगन में के बारे में थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन दी है. बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को बहुत टिकल करती है. टिकल मीन्स उसको परेशान करना, बार बार उसको टीज करती है. ठीक है, और इतनी ज्यादा टीज करती है कि उसपे बिल्कुल भी उसको दया नहीं आती है, वो उसको बहुत ज्यादा टीज करती है. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो उसके और पैट्स है, वो भी उसको परेशान करते हैं और बहुत ही रूडली उसको परजीवल बोलते हैं. परजीवल इज बेसिकली एक नाइट का नाम है, एक सैनिक का नाम है, जो कि आर्थर के दरबार में काम करता था. एक आर्थर एक किंग है, ही इज अ ब्रिटिश रूलर, ही इज अ ब्रिटिश लीडर. तो उसके वो जो राजा था, उसके यहाँ पे एक सैनिक था जो कि बहुत डरपोक माना जाता है, और उसको बार बार वो लोग परजीवल बोलते थे. क्यों? क्योंकि उस सच में और रियल में वो उन सबको बहुत ही ज्यादा कावड़, बहुत ही डरपोक लगता था. Okay, literary devices, as you can see, rhyming scheme is AABB. Refrain is there, repetition of a sentence. जब एक sentence जो है वो repeat हो रहा है again and again. Okay, repetition is also there. यहाँ पर tickled him, tickle sound बहुत ज्यादा repeat हो रहा है. Allusion is also there, reference to any person or place. जब हम किसी person या किसी जगह को, हम किसी फेमस पर्सन या किसी फेमस जगह को हम अपनी पोएट्री के अंदर लेकर आते हैं, तो हम उसको एल्यूजन कहते हैं. पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो देयर, जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन थिंग्स के साथ कैरेक्टराइज करते हैं. यहाँ पे इंक, ब्लिंक और मस्टर को बोला है कि वो रूडली परजीवल को बुलाते थे, उसको बोलते थे. तो यहाँ पर रूडली, तो भाई वो एनिमल्स है, दे कैन नॉट कॉल एनीवन, बट स्टिल द पोएट इज सेइंग कि वो बुला रहे हैं उसको परजीवल बोल के. तो दैट मींस पर्सोनिफिकेशन ही हैज यूज्ड हियर. Now stanza 6. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said wick, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Now here you can see Belinda जो है वो ड्रैगन पर इतना हंसती है, और तब तक हंसती है जब तक कि पूरा घर हिल ना जाए. इवन जो ब्लिंक है वो हंसते हंसते आवाजें करता है, विक, इस तरीके की आवाजें निकालता है. और जो इंक और जो मस्टर्ड है, वो बहुत ही रूडली उसकी उम्र पूछते हैं, उससे उसकी एज पूछते हैं. जब भी वो बोलता है कि मुझे सेफ जगह पे जाना है, अपने केज में जाना है, अपने पिंजरे में जाना है, तो वो उससे उसकी एज पूछते हैं कि क्या तुम बहुत ही छोटे से बच्चे हो जो तुम्हें हमेशा से सेफ केज में रहना है. ओके, नाउ क्लास, वीक का मतलब होता है साउंड जो कि माउस अपने मुंह से निकालता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. राइमिंग स्कीम इज AABB here. सेकंड लिटरेरी डिवाइसेस, ओनोमैटोपिया. यहाँ पे ये ओनोमैटोपिया, दिस इज अ न्यू पोएटिक डिवाइस जिसमें हम किसी ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करें जो कि साउंड वर्ड्स हैं, जो कोई साउंड बताते हैं, जिससे कि एक ड्रामेटिक इफेक्ट आता है पोएट्री में. सो यहाँ पे एज यू कैन सी, गिगल्ड एक साउंड वर्ड है, विक एक साउंड वर्ड है. सो यहाँ पे इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है. रेपिटेशन इज देयर, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेवेज. ओके, रिपीटेड है, सो रेपिटेशन इज आल्सो देयर. Stanza 7, as you can see, suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Now class, अब अचानक से क्या होता है, वो उसकी मजाक उड़ा ही रहे हैं कि एक नास्टी मीन्स एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा साउंड आता है. और क्या होता है उसके बाद, जो मस्टर्ड जो डॉग है ना, वो ग्राउल्ड करता है. ग्राउल्ड मतलब बाक करना, मतलब भौंकना. वो भौंकता है और चारों तरफ देखता है. ठीक है, इतने में जो इंक है, जो किटन है, वो म्याऊ करती है, म्याउच करती है, और बेलिंडा के आवाज निकलती है, ओ. क्यों? क्योंकि विंडो से, विंडा का मतलब यहाँ पे विंडो है, विंडो से एक पायरेट जो है वो घर के अंदर आ जाता है.
एक डाकू घर के अंदर आ गया है क्लास। अब विंडा को यहाँ पर जो है स्पेलिंग चेंज कर दिया है राइम करने के लिए, बेलिंडा विंडा, दैट मीन्स दिस इज नॉट एनी वर्ड, दिस इज जस्ट अ changing changed spelling word of window. Again the poet is using the poetic license just to make the words rhyme. ओके कॉन्सो यहाँ पे राइमिंग स्कीम सेम है, ए ए बी बी, कॉन्सोनेंस यहाँ पे यूज किया, एस साउंड इज वेरी प्रोमिनेंट, ऑनोमेटोमोपिया भी है यहाँ पे, यूसेज ऑफ साउंड जैसे कि और सारे बहुत सारे साउंड यूज कर गए, ग्राउल्ड, म्याउच, क्राइड, ओके सो दीज आर व्हाट ऑनोमेटोपिया। नाउ यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस एज आई टोल्ड यू, विंडो को जो है विंडा लिखा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंजा 8। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the parrot meant no good. अब यहाँ पे जो पैरेट आ गया ना डाकू घर के अंदर, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल है, उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल है, उसने अपने दांतों में एक कटलेस को जो है वो पकड़ रखा है। कटलेस इज व्हाट, एक छोटा सा चाकू, एक ब्लेड जो कि कर्व होता है, एक छोटी सी तलवार आप बोल सकते हो, चाकू से थोड़ी बड़ी और तलवार से छोटी, उसको उसने अपने दांतों में पकड़ रखा है। अब बोलते हैं उसकी जो बियर्ड है ना, उसकी जो दाढ़ी वो पूरी ब्लैक है, और उसकी एक जो पैर है वो लकड़ी का बना हुआ है, उसका रियल पैर नहीं है। और ये देखकर जो है पैरेट समझ में आता है कि वो जो डाकू है उनका कोई अच्छे के लिए नहीं आया है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो उनके घर पर आया है। Literary devices, if you see rhyming scheme A, B, B is there, alliteration is used, like beard was black, B sound is repeated. Imagery literary devices is also there, यहाँ पे एक image create की गई है pirate। Okay, stanza 9 is also there. Belinda paired and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. Now class, उसको देखकर अब बेलिंडा बिल्कुल पैल हो जाती है। पैल का मतलब होता है बिल्कुल येलो पड़ जाना डर के मारे किसी का फेस, और वो जोर जोर से चिल्लाती है हेल्प हेल्प। लेकिन जो मस्टर्ड है ना, वो क्या करता है वहां से बहुत ही ज्यादा, पहले तो वो येल्प करता है, येल्प मतलब छोटा सा क्राई करना यानी आवाज निकालना, वो भी डर जाता है और थोड़ा सा बाक करता है, बहुत ज्यादा नहीं बट डर डर के वो जो है अपना बाक करना शुरू करता है। इंक जो है वो क्या करती है, वो अपने घर के नीचे वाले हिस्से में भाग जाती है वहां से, ट्रिकल डाउन मतलब वहां से भाग जाना, रन कर जाना। और जो लिटिल माउस है वो क्या करता है, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही प्लान तरीके से अपने होल में जाकर छुप जाता है। तो अब क्या होता है, उस डाकू को देख के सारे लोग जो है वो छुप गए हैं। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस विल टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम इज ए बी बी। ओके, नाउ ट्रांसफर एपिथेट इज आल्सो देयर, टेरिफाइड येल्प यहाँ पे यूज किया गया है, रेपिटेशन इज देयर, हेल्पफुल रिपीटेड है, पोएटिक लाइसेंस इज आल्सो देयर, माउस होल्ड को राइम करने के साथ जो है यहाँ पे माउस होल्ड दिया गया वर्ड, उसको हाउस होल्ड के साथ राइम करने के लिए स्पेलिंग चेंज कर दी है। ओके, now let's talk about the stanza number 10. When you talk about stanza number 10, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the parrot like a robin at a worm. Now, snorting means होता है make a sudden explosive sound through one's noise. जब आप अपनी नाक से एक बहुत ही sudden सा explosive सा sound निकालते हैं ना, वैसा। तो इतने में क्या होता है, जो ड्रैगन है ना वो उस पर जंप करता है डाकू पर, और अपनी नोज से एक स्नॉटिंग, एक इंजन की जैसी आवाज निकालता है, और क्या करता है, अपनी जो टेल है वो उस पे मारता है। वो टेल कैसी लगती है, एक आयरन की तरह, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा जैसे लोहा होता है ना वो। तो डंजन इज बेसिकली अंडरग्राउंड प्रिजन, जो एक अंडरग्राउंड प्रिजन होते हैं ना वो। तो वो बोलता है कि वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, अपनी पूंछ से उसको बार बार मारता है विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्लैटर क्लैंक का मतलब होता है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। जब किसी पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट किसी पे गिरता है तो एक आवाज आती है ना यहाँ पे। और जैंगलिंग स्क्वेयर का मतलब होता है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट, अगेन एक ऐसा किसी ऑब्जेक्ट का किसी पे गिरना और आवाज आना। तो बोलती है कि आवाज आती है क्लैटर एंड अ क्लैंक और जैंगलिंग की, जब वो उसको मार रहा होता है तो आवाज हो रही थी बहुत जोर जोर से। इतने में क्या होता है, he went at the parrot like a robin at a worm। और फिर उसके बाद वो ऐसा लग रहा होता है कि ड्रैगन उस पैरेट को रॉबिन के जैसे अटैक कर रहा है। जैसे एक रॉबिन एक बर्ड होता है जो कि अपने इंसेक्ट्स को
जो इंसेक्ट्स है उस पर अटैक करके जो है वो अपना खाना खाता है, तो वो बहुत ही निडर होकर अपने इंसेक्ट्स पे, वॉर्म्स पर जो है अटैक करता है। वैसे ही वो भी उस पर एक इंसेक्ट की तरह अटैक कर रहा था। लिटरेरी डिवाइसेस, इफ यू सी राइमिंग स्कीम ए बी बी इज देयर, सिमिली साउंड, यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, साउंड ऑफ ड्रैगन को कंपेयर किया है साउंड ऑफ इंजन के साथ, ठीक है ना। ओनोमेटोपिया आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किए, साउंडिंग वर्ड्स लाइक क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग. Imagery is also there. The attack by the dragon is expressed in a way to make an image in our minds. Okay. Now let's talk about the stanza number 11. The parrot gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit. And Custard gobbled him every bit. अब उसके बाद क्या होता है, जो पैरेट है वो देखकर बहुत घबरा जाता है उसको कि वो उसने कितना ज्यादा ब्रेव है। वो क्या करता है, फटाफट से गैप, गैप मतलब होता है कि अपना मुंह खुला का खुला रह जाना, वो उसको देखकर उसका मुंह एकदम बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है। किसको देखकर, बेलिंडा की ड्रैगन को। और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे गल्ट का मतलब होता है स्वेलो, निगल जाना, ठीक है। और ग्रॉक का मतलब होता है ड्रिंक, समथिंग काइंड ऑफ अल्कोहल। एंड फ्लैगन का मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर सिल्वर का जिसमें कि आप कोई ड्रिंक जो है स्टोर कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे वो क्या करता है, पैरेट अपनी पॉकेट में से एक फ्लैगन निकालता है, कंटेनर निकालता है जिसमें उसने ड्रिंक रखी होती है, और वो फटाफट से उसको पी जाता है। फिर वो उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो क्या करता है, 2 बुलेट्स को फायर करता है, लेकिन वो बुलेट एक भी जो है ड्रैगन को नहीं लगती। इसके बाद जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, गॉबल्ड, गॉबल्ड मीन्स किसी चीज को बहुत जल्दी से जल्दी निकल जाना। वो उस पैरेट को पूरा का पूरा निकल जाता है, उसका एक एक बाइट जो है वो उसको जो है छोड़ता नहीं है, और उसको पूरा का पूरा निकल जाता है एज इट इज। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस ए बी बी सेम, इमेजरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो they have shown the reaction and actions made by the parrot on seeing the dragon, so image create की गई है। Now we move to the stanza number 12. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee and Jared around the dragon that ate the parrot. नाउ क्लास यहाँ पे देखते हैं कि जो बेलिंडा है ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है और उसको हक करती है। मस्टर्ड जो है वो उसको अप्रिसिएशन करने के लिए उसको लिक करना शुरू कर देता है, लेकिन ये देखकर किसी को भी कोई दुख नहीं होता है। मॉर्न मतलब हमें दुख जब हम जताते हैं उस पायरेट का जो विक्टिम हो चुका था, क्योंकि ड्रैगन उससे पूरा निगल चुका था, ये देखकर कोई भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो एक गलत इरादे से आया था। और इंक और जो ब्लिंक है ना वो खुशी के मारे डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पे जेरिड का मतलब होता है डांस करना, वो बहुत खुशी के मारे डांस शुरू कर देते हैं और ड्रैगन के चारों तरफ घूमना, घूम घूम के डांस शुरू कर देते हैं, जब वो ही ड्रैगन जिसने पूरा का पूरा पैरेट को खा लिया है। Now, literary devices, if we'll talk about rhyming scheme, same A, B, B. Alliteration is there, glee, did, Jared. G sound is repeated. Assonance is there, O sound is very prominent. Now, let's move to the stanza number 13. But presently up smoke, little dog mustard. I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up smoke, ink, and up smoke, blink. We had been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब एकदम से क्या होता है, कोई स्टैंजा के जरिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो गया। अब एकदम से क्या हुआ है कि मस्टर्ड जो डॉग है ना वो उसको बोलता है कि मैं भी तुमसे 2 गुना ब्रेव हो जाता, जितने तुम ब्रेव थे उससे 2 गुना ब्रेव हो जाता अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। फ्लस्टर्ड मतलब किसी चीज को देखकर कंफ्यूज हो जाना या अपसेट होना। तो डॉग बोलते हैं मैं सिचुएशन समझ ही नहीं पाया, मैं कंफ्यूज हो गया, नहीं तो मैं तुमसे भी ज्यादा ब्रेव था। इतने में जो इंक और ब्लिंक है ना वो भी बोलते हैं, वो बोलते हैं हम तो तुमसे 3 गुना ब्रेव होते और हम तो हैं भी। अब कस्टर्ड क्या करता है, उनकी बातें सुन रहा है और उनकी बातों पर एग्री कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है, वो बोलता है कि हाँ हाँ जो बाकी सब लोग हैं वो मुझसे ज्यादा ब्रेव है। ठीक है, राइमिंग स्कीम ए बी बी इज यूज्ड हियर। Now we'll have let's read the stanza number 14, which is the last stanza of this poem. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red dragon and her really oh truly oh little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears. Anne Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in her rage. But Custer keeps crying for a nice safe age. क्लास यहाँ पे ये आपके स्टार्टिंग के ही जो स्टैंजाज है उसी को ही रिपीट किया है, जिसमें कि पोएट अगेन वो सेम चीज बोल रहा है कि
बेलिंडा जो है वो अपने व्हाइट घर में रहती है, उसके पास एक ब्लैक कलर की छोटी सी किटन है, एक छोटा सा ब्लैक कलर का माउस है, उसका एक येलो डॉग है और एक रेड कलर का वेगन है, और सच में और एक रियल में एक पालतू ड्रैगन भी है। बेलिंडा बहुत ज्यादा ब्रेव है, उसको किसी चीज की डर नहीं है। इंक और ब्लिंक जो है वो भी बहुत ब्रेव है, क्योंकि वो लायंस को चेस करते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं। मस्टर्ड इतना ब्रेव है टाइगर के जैसे, लेकिन कस्टर्ड जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं है, क्योंकि वो सेफ केज में ही रहना चाहता है। ओके, सो यहाँ पे पोएट वही चीज को रिपीट कर रहे हैं नाउ। लिटरेरी डिवाइसेस से रिफ्रेन इज देयर, रियली और ट्रूली और सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन इज देयर, स्टैंजा हैज बीन रिपीटेड। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम।